हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम को हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें कि हम लोग 19 चैप्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस कर रहे थे। तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं। क्या गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था? तो अब हम लोग जानेंगे कि हटा था या नहीं हटा था। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए जाने के निर्णय से ये तो बात रेखांकित होती है कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा था। क्यों नहीं हटा था? क्योंकि किसी भी जन आंदोलन के लिए ये आवश्यक होता है कि उसका कार्यकाल छोटा हो यानी उसे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। दूसरी चीज़, कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहियों के विपरीत जन सामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित होती है। और तीसरी चीज़ कि 1930 के बाद आंदोलन में विरक्तता के लक्षण जो थे वो परिलक्षित होने लगे थे, विशेष रूप से उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में जिनमें जन आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था। निस्संदेह युवा भी निराश हो चुके थे। उन्होंने बड़ी ही तत्परता और गर्मजोशी से आंदोलन में सहभागिता निभाई थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गुजरात के किसानों में भी निराशा का वातावरण व्याप्त था, क्योंकि उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं लौटाई गई। वास्तव में गुजराती काश्तकारों को उनकी ज़मीन वापस तभी मिली जब सूबे में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। लेकिन इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन को महत्व दिया। उनके नेतृत्वकर्ताओं को बराबरी का दर्जा प्रदान किया गया और उनके समझौते पर दस्तखत किए। आंदोलनकारियों को जब जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी भी नायक की तरह उनका स्वागत किया। जब आंदोलनकारियों को जेल से रिहा किया गया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है उसकी तुलना करते हैं अब हम। इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कौन से आंदोलन ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस बात पे मुख्य जोर दिया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता पर। जबकि जो असहयोग आंदोलन था इसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज्य। क्या था? स्वराज्य था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था। बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में गिरावट आई और विरोध प्रदर्शन में उसने वो तत्परता नहीं दिखाई जैसा कि असहयोग आंदोलन के दौरान में था। जैसे कि वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ना, छात्रों के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना इत्यादि। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता जो थी वह असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी। जैसे कि असहयोग आंदोलन के टाइम में मुसलमानों की सहभागिता थी, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं दिखी। आंदोलन में कोई भी बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों और व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की क्षति की पूर्ति कर दी। इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। सांगठनिक रूप से कांग्रेस ज़्यादा सशक्त थी इस आंदोलन में। प्रमुख विचार है ये, भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन की प्रमुख विचार है। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, ये विचार है एलन विकिंसन का। अगला विचार, गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबाल करके सम्राट को हराया जा सकता है। एक केतली में समुद्र के पानी को उबाल करके सम्राट को हराया जा सकता है। ये प्रमुख विचार है एक अंग्रेज संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड का। अगला विचार है स्टेट्समैन कलकत्ता के, गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। अगला प्रमुख विचार है सुभाष चंद्र बोस का। क्या कहते हैं? गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर गए अभियान के समान थी। ये मुख्य विचार है सुभाष चंद्र बोस का। आगे डिस्कस करेंगे कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुई थी। गांधी इरविन समझौते या फिर दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 में, जो कि कराची में आयोजित हुआ था। 29 मार्च 1931 में
वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। वैसे तो गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश किया था, लेकिन भारतीय जो थे वो गांधी जी से तीव्र नाराज़ थे। गांधी जी से अपेक्षा किया था उन लोगों ने कि वो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह और उनके कामरेड साथियों को फांसी की सज़ा से न बचा पाने पर गांधी जी के इनको जो फांसी की सज़ा हुई भगत सिंह को, उनके कामरेड साथियों को, उसमें फांसी की सज़ा से न बचा पाने के लिए उन्होंने गांधी जी की तीव्र आलोचना की। कराची में कांग्रेस का क्या प्रस्ताव रखा कांग्रेस ने? किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए भी कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पुनः दोहराया। कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। कौन कौन से? इनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध था। इन प्रस्तावों के कारण कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव में निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। कौन कौन से प्रावधान को सुनिश्चित किया गया? अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हट करके कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। ये सारे इन प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें सम्मिलित थे लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकार जोतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा और काम के नियमित घंटे, मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित ये प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने ये भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो कि बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा। असहयोग आंदोलन के बाद आते हम गोलमेज सम्मेलन पे। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इस बात पर सहमत हुए कि जैसा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक के बीच। सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई ये प्रथम वार्ता थी, जहां पे कांग्रेस एवं अधिकांश व्यवसायी संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। जहां तक कांग्रेस और अधिकांश व्यवसाय संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, वहीं पे मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, तीनों ब्रिटिश दल, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि। दूसरा, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। तीसरा, भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। ये 3 मुख्यतः भागों में विभाजित किए गए।
सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदंड असमान था। ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय के द्वारा मनोनीत थे और कुछ मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। कुछ वायसराय के द्वारा और कुछ भारतीय रजवाड़ों ने किया। इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। इस सम्मेलन में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्षपोषण में प्रयासरत रहे। सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं व विचारार्थ विषय ही प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से ये सम्मेलन अधूरा सा हो गया था। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के ये सम्मेलन समाप्त हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मनमोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी थी। वैसे तो इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिण पंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा दे करके बात करने का तीव्र विरोध किया। उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश शासन की मांग की। ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी समस्याओं का बोलबाला था और इसी समय में सैमुअल होवर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया, जो कि घोर दक्षिणपंथी था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक और ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिनका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार ने ये प्रदर्शित करने के लिए किया था कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। साथ ही सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी। ये सभी आपस में मिलकर के अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित हो गए। लेकिन गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। मुख्यतः उस स्थिति में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस केंद्र में सरकार का गठन करे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ। कौन सी घोषणा? 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का गठन, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त, मताधिकार एवं राज्य संबंधी समितियों का गठन और यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय कर लिया। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरे सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इसमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की। पहले 2 सम्मेलनों की भांति इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। इसकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई।
अनुशंसाओं के विश्लेषण के लिए एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कर लिया। अस्थायी शांति का काल है मार्च से दिसंबर 1931। इस काल में भी विभिन्न गतिविधियों ने भारतीयों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस लगान में कमी करने, बकाया लगाने को माफ़ करने और लगान अदा न करने के कारण काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर के प्रारंभ किए गए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुकूमत ने खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ताओं और उन किसानों पर कठोर दमनात्मक कार्रवाई की जो कि सरकार के द्वारा बलपूर्वक लगान वसूल करने का विरोध कर रहे थे। बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यादेशों के द्वारा शासन चला रही थी और आतंकवाद से निपटने के नाम पर उसने हजारों लोगों को कारावास में डाल दिया था। सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गई, हिजली जेल में, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार का रुख परिवर्तित हुआ। दिल्ली समझौते से उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख ये तथ्य उभर करके सामने आया कि इस समझौते से कांग्रेस की प्रतिष्ठा और भारतीयों के उत्साह में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। तो उन्होंने यथास्थिति को परिवर्तित करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रावधानों को अपनाने की रणनीति बनाई। कौन कौन से 3 प्रावधान को? गांधी जी को पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है, अपितु इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है, जैसे कि सरकारी सेवक और राजभक्त इत्यादि। राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये 3 प्रावधान अपनाने की रणनीति बनाई ब्रिटिश ने। कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद भारत के नए वायसराय वेलिंगटन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरकार की क्या कार्रवाई होती है? 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूपेण हमला प्रारंभ कर दिया। प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियां देने वाले अनेक अध्यादेश जारी किए गए और नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो गई। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया। कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनाएं दी गई। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। संपत्तियां कुर्क कर ली गई और गांधी जी के आश्रमों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार के इस दमन का शिकार महिलाएं भी हुई। प्रेस के खिलाफ भी कार्यवाही की गई और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार की कार्यवाही के बाद जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हुई? सरकारी दमन के खिलाफ जनता में तीव्र रोष था। वैसे तो जनता असंगठित और अपरिपक्व थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया व्यापक थी। केवल प्रथम 4 महीनों में ही लगभग 80,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। प्रथम 4 महीने में ही। इनमें से अधिकांश शहरी और निर्धन ग्रामीण थे। विरोध प्रदर्शन के तरीकों में शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अवैधानिक सम्मेलन, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय झंडे का प्रतीकात्मक रोहड़, चौकीदारी कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन और बंबई के निकट गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना प्रमुख थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस चरण में 2 भारतीय रियासतों कश्मीर एवं अलवर में तीव्र जन प्रतिक्रिया का उभरना आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। लेकिन इतना होने पर भी यह आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खिंच सका, क्योंकि गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके और जनता असंगठित एवं अपरिपक्व थी, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं खिंच सका। अंततः अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया। वैसे तो गांधी जी के निर्णय से जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा अवश्य हुई, लेकिन उनमें कांग्रेस के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई। उन्होंने वास्तविक रूप से न सही दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया था। इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता होता है। पूना समझौता होता है जिसमें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे कि लोथियन समिति कहा गया है, इसके अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों, जिन्हें कि 78 सीटें दी गई थी, दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीटें आरक्षित की। दरअसल सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक प्रमाण था। फूट डालो और राज करो की नीति का एक और प्रमाण था उपनिवेशी शासन की। साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे हिंदू जाति से पृथक एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाना जाना चाहिए। इसे हिंदू जाति से पृथक अलग एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अछूतों के अधिकारों की पूर्ति के लिए सीधी कार्रवाई की वकालत की। ऊंची जातियों या वर्गों से स्पष्ट विरोध के कारण अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से ही नहीं हो सकता है और वंचित वर्गों को लोक सेवा के सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व देने को कहा। साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया, लेकिन उसने सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा। उसने सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के लिए कुछ सीटों की आरक्षण की अनुशंसा की। सांप्रदायिक निर्णय का क्या प्रावधान था? मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। अंगल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को 2 गुना किया जाए। श्रमिकों, जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को सीटें आवंटित की जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर के शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण हो। मुस्लिमों को उन प्रदेशों में जहां वो अल्पमत में हैं अतिरिक्त सीटें मिले। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाए। अन्य शेष मतदाता जिन्हें कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका है, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की जाए। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह पर मतदान का अधिकार दिया जाए। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की ये व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की जाए और दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें कांग्रेस का क्या पक्ष था? वैसे तो कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, लेकिन अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श किए बिना वो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। तो इस तरह से सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी और ना ही इसे अस्वीकार करेगी। सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से अलग कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने और पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया रही?
गांधी जी ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्र एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मत था कि ये हिंदुओं और दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है, हिंदुओं के लिए भी और दलित वर्गों के लिए भी। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार यदि पिछड़े और दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा अगर प्रदान कर भी दिया जाता है तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचक मंडल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। वो दलित वर्गों को हिंदू समाज का अविच्छिन्न अंग मानते थे। उन्हें ये आशा थी कि हिंदू समाज दलितों के कल्याण के लिए काम करेगा और शताब्दियों तक शोषित समाज के इस तबके के साथ में सामाजिक न्याय करेगा, जिससे कि वो हिंदू समाज में पूरी तरह से समाहित हो सके। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर न ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और न ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की, बल्कि सर्वप्रमुख आवश्यकता समाज में अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। गांधी जी ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी ये नीति हिंदू समाज को बांट देगा। गांधी जी ने मांग किया कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वैसे तो उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध किया था। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कई राजनीतिज्ञों ने गांधी जी के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा से भटकाना कहा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, जिनमें कि MC रज़ा, मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर शामिल थे, ये सक्रिय हो गए। अंततः एक समझौता हुआ जिसे कि पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ इस समझौते में? 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाए, एक अलग निर्वाचक मंडल दलित वर्गों के लिए समाप्त कर लिया जाए और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाए। अछूतों का जो स्थान है वो हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाए व्यवस्थापिका सभा में। और क्या था? प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार और उड़ीसा में 18, बम्बई और सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। ये वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया और प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मान करके उसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचन वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित होगी। 18% सीटें।
किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या फिर लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ा दलितों पर? इस पूना पैक्ट का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा? पूना समझौते ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा। इसने कई समस्याओं को जन्म दिया। कौन कौन समस्याओं को? इसने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हरा करके हिंदू जाति संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो कि उन संगठनों के एजेंट या हथियार हैं। पूना पैक्ट ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक और स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। इसने हिंदू से एक अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी कर दी। राष्ट्रीय जीवन में दलित को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। संयुक्त निर्वाचक वर्ग और इसका दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी AISCF की कार्यकारी समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आयोजित चुनावों का अनुभव सिद्ध करता है कि संयुक्त निर्वाचक व्यवस्था ने विधानमंडलों में अपने वास्तविक एवं प्रभावी प्रतिनिधियों को भेजने के अधिकार से अनुसूचित जातियों को वंचित किया है और हिंदू बहुसंख्यक को अनुसूचित जाति का सदस्य नामित करने का वास्तविक अधिकार प्रदान किया है, जो कि हिंदू बहुसंख्यक के हाथ की कठपुतली बन सके। इसलिए संघ की कार्यकारी समिति ने संयुक्त निर्वाचक व्यवस्था एवं आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की और इसके स्थान पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू करने को कहा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग और पूना पैक्ट को समाप्त करने की मांग 1947 तक जारी रहा। इसके बाद गांधी जी का हरिजन अभियान शुरू होता है। सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा भारतीयों को विभाजित करने और पूना पैक्ट के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को बुरी तरह से आहत कर दिया। फिर भी गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किए जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया और पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए। उन्होंने अपना अभियान यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया और इसके तत्पश्चात अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आंदोलन में और तेजी आ गई। अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। जेल से रिहाई के उपरांत वे सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गए। साबरमती आश्रम गांधी जी ने 1930 में ही छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य मिलने के पश्चात ही वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में वापस लौटेंगे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की और लगभग 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वयं के द्वारा स्थापित संगठन हरिजन सेवक संघ के लिए जगह जगह पर कोष एकत्रित करने का कार्य भी किया। गांधी जी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो गांवों का भ्रमण कर हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान का कार्य करें। दलितों को हरिजन नामक सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधी जी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को 2 बार लंबे अनशन पर बैठे। उनके अनशन का उद्देश्य अपने प्रयासों की गंभीरता एवं अहमियत से अपने समर्थकों को अवगत कराना था। अनशन की रणनीति ने राष्ट्रवादी खेमे को बहुत प्रभावित किया। बहुत से लोग भावुक हो गए।
अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी को हर कदम पर सामाजिक प्रतिक्रियावादियों और कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए और उन पर हिंदूवाद पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और कांग्रेस का विरोध करने के निमित्त सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का भरपूर साथ दिया। अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराकर सरकार ने उन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न किया। बंगाल में कट्टरपंथी हिंदू विचारकों ने पूना समझौते द्वारा हरिजनों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अवधारणा को पूर्णतः खारिज कर दिया। गांधी जी के जाति संबंधी क्या विचार थे? गांधी जी ने अपने पूरे हरिजन आंदोलन, सामाजिक कार्य और अनशनों में कुछ मूलभूत तथ्यों पर सर्वाधिक जोर दिया। हिंदू समाज में हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचार और भेदभाव की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की। दूसरा प्रमुख मुद्दा था छुआछूत को जड़ से समाप्त करना। उन्होंने अस्पृश्यता की कुरीति को समूल नष्ट करने और हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने इस बात की मांग उठाई कि हिंदुओं के द्वारा सदियों से हरिजनों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसे अतिशीघ्र बंद किया जाना चाहिए और इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। शायद यही वजह थी कि गांधी जी ने अंबेडकर या फिर अन्य हरिजन नेताओं की आलोचनाओं का कभी भी बुरा नहीं माना। उन्होंने हिंदू समाज को चेतावनी दी कि यदि अस्पृश्यता का रोग समाप्त नहीं हुआ तो हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। यदि हिंदूवाद को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता को समाप्त करना ही होगा। गांधी जी का संपूर्ण हरिजन अभियान मानवता एवं तर्क के सिद्धांत पर अवलंबित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन यदि वे ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो हमें उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मानवीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे को अंतर्जातीय विवाह एवं अंतर्जातीय भोज जैसे मुद्दों के साथ जोड़ने का पक्षधर नहीं थे। अंतर्जातीय भोज या फिर अंतर्जातीय विवाह के जैसे मुद्दों के साथ में जोड़ने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये चीज़ें स्वयं हिंदू स्वर्ण समाज और हरिजनों के बीच में भी है। उनका कहना था कि उनके हरिजन अभियान का मुख्य उद्देश्य उन कठिनाइयों और कुरीतियों को दूर करना है जिससे कि हरिजन समाज क्या होता है, शोषित और पिछड़ा है। इसी तरह उन्होंने जाति निवारण और छुआछूत निवारण में भी भेद किया। इस मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन विचारों से असहमत थे। इस मुद्दे पर वे भीमराव अंबेडकर के इन विचारों से असहमत थे कि छुआछूत की बुराई जाति प्रथा की देन है और जब तक जाति प्रथा बनी रहेगी ये बुराई भी जीवित रहेगी। तो इसलिए जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अछूतों का उद्धार संभव नहीं है। गांधी जी का कहना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पाप नहीं है। हाँ, छुआछूत अवश्य पाप है। उनका तर्क था कि छुआछूत जाति प्रथा के कारण नहीं बल्कि ऊंच नीच के कृत्रिम विभाजन के कारण है। यदि जातियाँ एक दूसरे की सहयोगी और पूरक बन करके रहे तो जाति प्रथा में कोई भी दोष नहीं है। कोई भी जाति न उच्च है और न ही निम्न है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक एवं विरोधियों दोनों से आह्वान किया कि वो आपस में मिल करके काम करें, क्योंकि दोनों ही छुआछूत के विरुद्ध हैं। गांधी जी का विचार था कि छुआछूत की बुराई का उन्मूलन करने से उसका सांप्रदायिकता एवं ऐसे ही अन्य मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसकी उपस्थिति का तात्पर्य होगा जाति प्रथा में उच्च एवं निम्न की अवधारणा को स्वीकार करना। गांधी जी ने छुआछूत के समर्थक दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को सेनापति कहा, लेकिन वो इन पर किसी प्रकार का दबाव डाले जाने के विरोधी थे। उनका कहना था कि उन्हें समझा बुझा करके और इनके दिलों को जीत करके इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा, ना कि इन पर दबाव डाल करके। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनशन का उद्देश्य उनके द्वारा चलाए जा रहे छुआछूत विरोधी आंदोलन के संबंध में उनके मित्रों और अनुयायियों के उत्साह को दोगुना करना है। अभियान का प्रभाव क्या पड़ा? गांधी जी ने बार बार ये बात दोहराई कि उनके हरिजन अभियान का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज और हिंदुत्व का शुद्धिकरण आंदोलन है। हिंदू समाज और हिंदुत्व का शुद्धिकरण आंदोलन है। वास्तव में गांधी जी ने अपने हरिजन अभियान के दौरान केवल हरिजनों के लिए ही कार्य नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया कि जन आंदोलन का निष्क्रिय या समाप्त हो जाने पर वे स्वयं को इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं।
उनके आंदोलन के राष्ट्रवाद के संदेश को हरिजनों तक पहुंचाया। ये वो वर्ग था जिसके अधिकांश सदस्य खेतीहर मजदूर थे और धीरे धीरे किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता एवं समानता। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वैचारिक भिन्नता और समानता क्या थी? महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक और शिल्पकार थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता, कई मामलों में समान विचार रखते थे, लेकिन सामाजिक सुधार के तरीकों और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर के उनमें गहरे मतभेद भी मौजूद थे। गांधी जी की योजना बेहद व्यापक थी। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को अलग करके सामाजिक सुधार की अनुमति कभी भी नहीं दी। गांधी जी ने विदेशी कपड़े जलाए और अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। गांधी जी ने विदेशी कपड़े जलाए और अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, इसलिए नहीं कि ये दोनों भावनात्मक कृत्य थे, बल्कि ये भारतीयों की दास्ता और बंधन के प्रतीक थे। गांधी जी विश्वास करते थे कि स्वतंत्रता कभी भी प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि ये उस सत्ता में निहित होती है जो इसकी मांग करते हैं और इसका प्रयोग करने की चाह रखते हैं, जबकि अम्बेडकर उम्मीद करते थे कि स्वतंत्रता शासकों द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसी प्रकार लोकतंत्र की प्रकृति एवं क्षेत्र पर दोनों के विचारों में भिन्नता थी, असमानता थी। अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय व्यवस्था चाहते थे, जबकि गांधी जी संसदीय व्यवस्था के प्रति अधिक सकारात्मक रुख नहीं रखते थे। गांधी जी का मानना था कि नेतृत्व के द्वारा प्रभुत्व की प्रवृत्ति के साथ लोकतंत्र भिड़ंत्र में परिवर्तित हो सकता है। दूसरी ओर अम्बेडकर इस संभावना से बेपरवाह थे, बल्कि उन्होंने भिड़ंत के लिए लोगों में इच्छा जागृत की, जहां वंचित या दलितों के उन्नयन द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। गांधी और अम्बेडकर दोनों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अम्बेडकर की कार्यगत पद्धति जो थी, जो सिस्टम था उनका, वो कुछ बेहद कठोर था, लेकिन अहिंसा को लेकर के समझौता विहीन तरीकों के अलावा गांधी जी में वैचारिक या सैद्धांतिक कठोरता नहीं थी। गांधी जी 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारधाराओं यानी उदारवाद, साम्यवाद और फांसीवाद, इन विचारधाराओं से स्पष्ट रूप से आगे बढ़े और इन जटिल संरचनाओं जिन्होंने व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना दिया, इसके सरल व्यवहारिक विकल्पों के साथ शुरुआत करना चाहते थे। दूसरी ओर अम्बेडकर का उदारवादी विचारधारा और सहायक संस्थागत ढांचे के प्रति काफ़ी झुकाव था। अम्बेडकर का प्रबल जातिगत पहचान के प्रति भी लगाव था। अम्बेडकर की राजनीति में भारतीय भिन्नता एवं अखंडता के पहलू उजागर होते हैं, जबकि गांधी की राजनीति में भारतीय एकता एवं अखंडता का पहलू दिखाई दिया। हिंदू स्वराज में गांधी जी ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी शासन से पूर्व भारत एक राष्ट्र रहा है और ये अंग्रेज थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ा। अम्बेडकर का विचार था कि भारतीय एकता औपनिवेशिक राज्य के द्वारा लागू ब्रिटिश विधिक व्यवस्था का उपोत्पाद है। गांधी जी की दृष्टि में ग्रामराज रामराज है और एक सच्ची स्वतंत्रता है, लेकिन अम्बेडकर के विचार इसके विपरीत थे। उनका मानना था कि भारतीय ग्रामों की यथास्थिति की प्रकृति ने समानता और बंधुत्व तथा स्वतंत्रता को भी नकारा है, इसलिए उनके अनुसार हमें भारतीय ग्राम व्यवस्था पर अभिमान करने की अपेक्षा शर्म आनी चाहिए। अम्बेडकर ने सामाजिक एकीकरण और सुधार के लिए बल प्रयोग करना या बलपूर्वक बाध्य करने पर जोरदार खंडन किया। परिवर्तन, सुधार एवं एकीकरण उच्च शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, इस पर गांधी एवं अम्बेडकर दोनों एक मत थे। दलितों या वंचितों के उत्थान के तरीकों एवं माध्यम पर दोनों में गहरा अंतर्विरोध था। दलितों या अछूतों को गांधी जी के द्वारा हरिजन नाम देना अम्बेडकर जी को पसंद नहीं आया। वो इसे गांधी जी के चालाकी मानते थे। गांधी जी की जब गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ किया, तो अम्बेडकर ने इसका विरोध किया और ये कहते हुए इस संगठन को छोड़ दिया कि गांधी जी के लिए अस्पृश्यता मात्र एक मंच है, ना कि एक सजग कार्यक्रम। गांधी जी से भिन्नता रखते हुए अम्बेडकर जी का मानना था कि धर्म का केंद्र मनुष्यों के बीच होना चाहिए, ना कि मनुष्य एवं भगवान के बीच, जैसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के भांति अम्बेडकर भी हिंदुत्व से बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन वे इन्हें पूरी तरह समाप्त न करके इसमें सुधार एवं इसे पुनर्निर्मित करना चाहते थे। राजनीति में अम्बेडकर की अवधारणाएं थी धर्म की स्वतंत्रता, निर्बाध नागरिकता और राज्य एवं धर्म की पृथकता।
गांधी जी ने भी धर्म की स्वतंत्रता का विचार दिया, लेकिन वे राजनीति एवं धर्म को पृथक करने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन गांधी और अंबेडकर दोनों ने ही ये स्वीकार किया कि धर्म सामाजिक परिवर्तन के एजेंट की भांति है। अंबेडकर के अनुसार निस्संदेह प्रभुसत्ता लोगों में निहित होती है और वो राज्य की सीमित प्रभुसत्ता में विश्वास करते हैं। गांधी जी के अनुसार भी राज्य की सीमित प्रभुसत्ता होती है, अन्यथा ये व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं इच्छा का समूल मिटा लेगा। हिंसा एवं अहिंसा को लेकर गांधी जी और अंबेडकर में मत भिन्नता है। अंबेडकर का मानना था कि पूर्ण अहिंसा साध्य है और सापेक्षिक हिंसा एक साधन है, जबकि गांधी जी ऐसा अंतर नहीं मानते और किसी भी प्रकार की हिंसा के घोर विरोधी थे। उत्पादन के मशीनीकरण और भारी मशीनों के उपयोग पर भी गांधी और अंबेडकर में मत भिन्नता है। गांधी जी मशीनीकरण और विनाशकारी विमानवीकरण प्रभाव के आलोचक थे और इसके लिए उन्होंने शोषणकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अंबेडकर ने निजी संपत्ति बनाने वाले गलत सामाजिक संगठनों को लेकर के मशीनीकरण के बुरे प्रभाव को दिखाया। उनके अनुसार मशीनीकरण से सभी को लाभ पहुंचेगा। उनका पक्का विश्वास था कि मशीन एवं आधुनिक सभ्यता सभी के लिए लाभ थी और कहा कि लोकतांत्रिक समाज का नारा मशीन और अधिक मशीनीकरण सभ्यता और अधिक सभ्यता होना चाहिए। अंबेडकर मानव जीवन के समग्र पहलुओं को महत्व देते थे। जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पहलुओं के बीच संतुलन उनकी मुख्य चिंता थी। गांधी की पंचायत व्यवस्था भी व्यक्ति के समग्र पहलू पर बल डालती है। गांधी अंबेडकर के वेदों एवं ग्रंथों को छोड़ने के आह्वान से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जाति धार्मिक सीमा अथवा क्षेत्र और आध्यात्मिकता के साथ कुछ नहीं कर सकती। जाति और वर्ण अलग अलग है और जाति विकृत विकार है। अंबेडकर अछूतों को हिंदू समुदाय के बाहर एक धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे, जबकि गांधी जी उन्हें हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग मानते थे। अंबेडकर ने अछूतों को राजनीतिक अल्पसंख्यक या बलपूर्वक बनाए गए अल्पसंख्यक कहना उचित समझा। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं में से एक है, लेकिन अंबेडकर के लिए ये एकमात्र समस्या थी जिसने उनका समग्र ध्यान आकर्षित किया। अंबेडकर ने इस समस्या का ऐतिहासिक कोण से समग्र एवं व्यापक अध्ययन किया और गांधी जी ने इसे समकालीन स्थिति के रूप में अधिक लिया और इसके उन्मूलन के लिए व्यवहारिक समाधान करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार गांधी और अंबेडकर के विचारों में भिन्नता थी तो समानता भी थी, विरोध है तो सहमति भी है। दोनों के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता अवधारणा, पृष्ठभूमि, शिक्षा एवं अनुभव इत्यादि के कारण हो सकती है। अंबेडकर ने मानव गरिमा के साथ गांधीवादी नज़रिए को साझा किया। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के मतानुसार इस प्रकार ये दिखाई देगा कि गांधी जी एवं अंबेडकर का सामाजिक बुराई एवं औपनिवेशिक अत्याचार को लेकर के समान आकुलता है, लेकिन मौलिक अंतर वास्तविक की जगह ऊपरी अधिक दोनों बुद्धिजीवियों का सीमांकन करता है। कानून बनाने एवं तोड़ने के लिए असहयोग, हड़ताल, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इत्यादि गांधी जी श्रेष्ठ बाहरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन अंबेडकर राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक एवं कानूनी समीक्षा की तरफ अधिक झुके प्रतीत होते हैं। तो आइए इस चैप्टर में यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन में हमने क्या पढ़ा वो इस सारांश के जरिए इसे एक बार रिवीजन करते हैं पॉइंट वाइज। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में हुआ। सरकार को डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार करने के लिए 1 वर्ष का अल्टीमेट्स मांग स्वीकार न किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी जी के नेतृत्व में प्रतिक्रिया स्वरूप तमिलनाडु, मालाबार, आंध्र प्रदेश, असम एवं बंगाल में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। विरोध के अन्य मार्गों सहित आंदोलन का प्रसार कैसा रहा? तो पश्चिमोत्तर प्रांत में खुदाई खिदमतगार के द्वारा सक्रिय आंदोलन हुआ। शोलापुर में कपड़ा मजदूरों की सक्रियता। धारासाड़ा में नमक सत्याग्रह चला। बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का अभियान चलाया गया। बंगाल में चौकीदारी कर एवं यूनियन बोर्ड के विरुद्ध
यूनियन बोर्ड कर के विरुद्ध अभियान हुआ। गुजरात में कर न अदायगी अभियान। कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन। असम में कनिंगम सर्कुलर के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में कर न अदायगी अभियान चला। तो ये सारे जन आंदोलन का प्रसार हुआ। महिलाओं, छात्रों, मुसलमानों के कुछ वर्ग, व्यापारी एवं छोटे व्यापारियों, दलितों, मजदूरों एवं किसानों की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी हुई। इसके बाद गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 को होता है। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में होता है। गांधी जी और इरविन के मध्य हुए दिल्ली समझौते का अनुमोदन। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर अधिवेशन में गतिरोध पैदा हो गया। गोलमेज सम्मेलन में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ। तीसरा सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी गुट द्वारा भारत को किसी तरह की रियासतें दिए जाने का विरोध हुआ। अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिए जाने के प्रावधानों पर सम्मेलन में गतिरोध। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण था। इसके बाद 1932 में सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट। दलित वर्ग के लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ये व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा है। गांधी जी का आमरण अनशन हुआ सितंबर 1932 में। उसके बाद पूना समझौता हुआ। संयुक्त निर्वाचन और इसका दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, पूना समझौते का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, गांधी और अंबेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता और समानता क्या थी, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में 19 चैप्टर में डिस्कस किए हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।